आपको क्या लगता है कि ईरान की सूरत हाल का कुछ सफारती हल हो जाएगा या ट्रंप जो आएगा वो कर गुजरेंगे? देखिए, कर गुजरने के लिए तो मुझे लगता है थोड़ा सा वक्त माइनस हो गया है, क्योंकि अभी अभी मैं एक चैनल पर यही कह रहा था कि अब मॉरल ग्राउंड जो है वो ट्रंप ने काफी लूज किया है, जिसका मतलब है कि खुद ही वो कह रहे हैं कि फांसियां नहीं हो रही, हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि जितनी इंटेंसिटी से वो समझ रहे थे कि उनकी जस्टिफिकेशन है इस अटैक करने की, वो खुद ही उन्होंने मान लिया कि अब सिचुएशन इतनी सीरियस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है, जब तेहरान से हम रिपोर्टें देखते हैं तो वो जो खतरनाक सूरत हाल एक गवर्नमेंट के लिए यह चैलेंजिंग हो सकती थी। इतने मुजाहिरीन सड़कों पर आ गए, रीजन उनकी ज़ाहिर इकोनॉमिक थी, जेन्युइन थी, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, उनका जो करेंसी है उसकी डिवैल्यूएशन हुई है, उस वजह से भी अब लोगों में वो जिसको कहते हैं ना स्टीम नहीं रही। और तीसरा और डिसएडवांटेज इस सारे मुजाहिरीन को ये था कि ये मैं कहता था कि ये रडरलेस एक किस्म के मुजाहिरे हैं, दैट मीन उसकी डायरेक्शन कोई नहीं है। आप अगर मुजाहिरीन से पूछें, और जितनी मैंने रिसर्च की, इंटरनेशनल मीडिया को देखा, तो किसी को ये नहीं पता था कि हम इसके बाद कहाँ जा रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर हम इस हुकूमत को हटाना चाह रहे हैं तो फिर हमारा नेक्स्ट कौन है? रजा शाह पहलवी के साहबजादे हैं, इंटरनल कोई ऑपोजिशन का कोई लीडर है जो कि था ही कोई नहीं ऑलमोस्ट। और रजा शाह पहलवी का भी डिसएडवांटेज सबसे बड़ा यही था कि ऑलमोस्ट 47 साल से मुल्क से बाहर रह रहे हैं, 19 साल की उम्र में छोड़कर चले गए मुल्क, उनकी कोई सक्सेशन यहाँ पे थी कोई नहीं जिसको आप बेसलाइन कह सकें कि वो एक बुनियाद बनती है अपोजिशन की। तो मेरा ख्याल है मॉरल ग्राउंड इनके जो मुजाहरे कम होने की वजह से, प्लस एक जैसे मैंने कहा ये डायरेक्शन लेस किस्म का एक कैंपेन थी, जाहिर इंस्टिगेट कुछ इंटरनल वजूहात जो जेन्युइन थी और कुछ एक्सटर्नल वजूहात जो जेन्युइन नहीं थी और ऑब्वियसली क्रिएट की गई थी, उनकी कॉम्बिनेशन में जब भी होगा तो ये होलसम कोई कॉम्बिनेशन मेरे जहन में ना उस वक्त बनी थी, ना अभी बन रही है, ना कोई रिजीम चिश्ती चेंज थी, साहब, और ना। लेकिन आप ये ज़हन में रखिएगा कि जब अरब स्प्रिंग के नाम के ऊपर उन्होंने बेशतर ये अरब कंट्रीज़ का टोटली तहस नहस कर दिया था, एक से शुरू हुआ और यमन से चलते चलते वो कितने मुल्क अरब स्प्रिंग की लपेट में आए और वो बादशाहतें भी ख़तरे में पड़ गई। तो ईरान वाली सूरत हाल का आगाज़ भी उससे ज़्यादा मुख्तलिफ तरीके से नहीं हुआ। उनकी डिवेल्यूएशन से था। उनका वो, मैं आज बीबीसी में खबर पढ़ रहा हूँ कि उनका जो तुमन, शायद उसकी वो करेंसी का नाम है, तो कुछ $100 का कोई 1 करोड़ 35 लाख से 1 करोड़ 40 लाख एक्सचेंज रेट मिल रहा है, जिससे वो कारोबारी बरादरी, आम शहरी सारे परेशान होकर सड़कों पे निकले हैं। लेकिन उसको इंस्टिगेट करने के लिए इसराइल और अमेरिका मौजूद थे, उन्होंने तारें हिलाई हैं, एकदम से आग लग गई। अभी भी मलिक साहब, अगर ये अटैक होता है तो फिर यही है सिर्फ जो दो मुल्कों के नाम दिए हैं। देखिए, नेटो इस वक्त अनकंफर्टेबल है ग्रीनलैंड की वजह से और विद इन जो उनके डिस्पैरिटी आई हुई है अंडरस्टैंडिंग की। रूस, चीन, इंडिया, किसी से भी ताल्लुकात आइडियल नहीं है इंडिया के। सिर्फ एक मुल्क है जो शायद दे रहा है, और अमेरिकन प्रेसिडेंट को याद कराता रहता है कि जितना आसानी से आपने वेनेजुएला में हुकूमत चेंज कर दिया, इससे भी आसानी से शायद ईरान करेंगे अगर आप एक धक्का मार दें। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, अगर अभी भी वो ये करते हैं तो ये ऑब्वियसली एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होना है मेरी अंडरस्टैंडिंग मुताबिक, जो इजराइल चाहता है क्रिएट हो। जिसका मतलब है कि हाइपोथेटिकली अगर हम ये मान लें कि ईरान के अंदर रेजिम चेंज होती है, जिसका मतलब है कि जो सोमाली लैंड जहां पे फॉरेन मिनिस्टर अभी होके गए हैं वो एक्शन में आ जाता है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन स्वेज के दाने पे है, वहां से यमन इफेक्ट होता है, यमन जब इफेक्ट होता है तो बाकी मुल्क इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। दैट मीन ईरान का जो पूरा स्ट्रॉन्ग गल्फ होल्ड है लपेट में आएगा इससे। जी एग्जैक्टली, वो डोमिनो इफेक्ट मैं उसी को अर्ज कर रहा हूँ कि जब यमन आता है पूरा गल्फ आ जाता है, और गल्फ के अंदर ऑब्वियसली पहले ही डिस्पैरिटी है, कुछ मुल्क सपोर्ट इंटरनली कर रहे होंगे, कॉवर्ट कर रहे होंगे, कुछ खुल के कर रहे होंगे। तो आई थिंक आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अभी भी अगर हुआ तो मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इसराइल की शय पर हुआ है। तो आपने एक और देखा है नोट, शायद अब न्यूज में आ रहा है कि रूस ने कोई अंडरस्टैंडिंग करवा दी है बिटवीन इसराइल एंड ईरान के एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। वो भी मेरा ख्याल है इसराइल के हक में है, क्योंकि इसराइल की जो मिथ जून में टूटी थी, जुलाई में, सिर्फ जितने पहल अटैक ना ईरान ने करने किए की थे। मैसेजिंग एक्सचेंज हुई है थ्रू रशिया को। जी इसराइल ने कहा हम नहीं पहल करेंगे, तो ईरान ने कहा तुम नहीं पहल करोगे तो हम नहीं पहल करेंगे। लेकिन जब मिसाइल चलेंगे या ऊपर से वो एरियल स्ट्राइक्स होंगी, तो फिर वो रूल्स ऑफ द गेम जो है वो मौके पर ही तय होते। एब्सोल्युटली, मैं आपसे बिल्कुल एग्री कर रहा हूं, लेकिन मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि ये बिगर गेम के लिए तो किसी को भी अटैक किया जा सकता है। कैपेबिलिटी का तो अमेरिका के किसी के डाउट नहीं है, ना मुझे डाउट है ना आपको डाउट है। इंटेंशन का हो सकता है कि इंटेंशन जाहिर है वही है जिसका हम बात कर रहे हैं कि पीछे एक बिहाइंड द सीन एक इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिसको मैं डोमिनो इफेक्ट कर रहा हूं कि अगर एक से दूसरा दूसरे, अगर ये सारा कुछ हो जाता है, यमन, सोमाली लैंड हो जाता है, मिडल ईस्ट हो जाता है, तो हमास कहाँ जाता है? फिर ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि ईरान उसको भी सपोर्ट कर रहा है और हिजबुल्लाह को भी कर रहा है। तो ये आई थिंक वो एक चेन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक विल टू फाइट खत्म करना चाह रहे हैं उस थॉट प्रोसेस की। थॉट प्रोसेस इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली आइडियोलॉजी बेस्ड ये सारी कैंपेन चल रही है, स्पेशली ईरानियंस की।
तो आई थिंक उस थॉट प्रोसेस को और उस विल टू फाइट को हिट करना चाहता है इजराइल कि जब वो डैमेज होगी तो फिर चीजें उसकी बेहतर कंट्रोल में आ जाएंगी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है।